नाउ मोलर कंडक्टिविटी। एक इससे पहले हमने टर्म पढ़ा था कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जी और के को हम बोलते थे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कितना फ्लो हो रहा है। जब जब तुम्हें नाम है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी मतलब फ्लो होने की क्षमता, कैपेबिलिटी, समझ में? फ्लो होने की क्षमता, कैपेबिलिटी कितना है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में देखा जाता है। अब यहाँ है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का अगर नॉर्मल तरीके से जाने क्या है, तो एक मोल के द्वारा कितना कंडक्टिविटी दिया जाता है। मतलब एक मोल कोई भी सब्सटेंस अगर डिसॉल्व है या कितना भी डिसॉल्व, उसका एक मोल कितना कंडक्टिविटी फ्लो करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो। मोलर conductivity is defined as molar conductivity is defined as molar conductivity is defined as molar conductivity is defined as conductance of a volume of solution, conductance of a volume of a solution, conductance of a volume of solution containing 1 mole of dissolved electrolyte, 1 mole of dissolved electrolyte, 1 mole of dissolved electrolyte when placed between two parallel electrode, two parallel electrode, 1 centimeter apart, 1 centimeter apart and large enough to contain between them all the solution. अब थोड़ा इसका मीनिंग समझाता हूँ, पहले लिखो, नीचे लिखना। अगर मैं से मान लो सॉल्यूशन के बारे में कि कोई एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन मान लो 5 मोलर है, तुम क्या बोलते हो? इसका मीनिंग क्या निकलता है? 5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, ये बोलते हैं ना। हमसे बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी बताना है, तो एक मोल के द्वारा कितना कंडक्टिविटी दिया जा रहा है, मेनली यही होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक मोल के द्वारा बताना। नेक्स्ट इसी में लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ऐसे पाई के जैसा दिखाया जाता है, तो इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, पाई। मोलर कंडक्टिविटी ऐसे लेमडा भी लिखता है। मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके जैसे कंप्लीट पाई नहीं होता है, पाई तो ऐसे होता है, कंप्लीट इसका नाम नहीं है, इसको मोलर कंडक्टिविटी के नाम से, यानी एक मोल के द्वारा कितना कंडक्टिविटी क्रिएट किया जा रहा है वो हम निकालेंगे। तो अगर 5 मोलर लिखा है तो इसमें क्या इंक्लूड है? 5 मोल 1 लीटर, 5। अब इसी को देखते हैं, हम यहाँ पर मोलर भी बोल सकते हैं और कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन भी है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अब समझाता हूँ। लिखना इसमें सिंस सी मोल या सी कंसंट्रेशन है, अगर एक एम मोलर होगा तो एम मोल होगा, 5 मोलर है तो 5 मोल होगा।
C mole of an electrolyte, C mole of an electrolyte are present in, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करना हो तो बकेट भर भर के तो करते नहीं ना, 10 लीटर ले लिए पानी तब एक्सपेरिमेंट करते, इसीलिए हम हमेशा ml में कंसीडर करें। ml में लेंगे तो इन 100 ml लिखो या सेंटीमीटर क्यूब लिखो, सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है ना, सेंटीमीटर क्यूब ml। तो अब सेंटीमीटर इसलिए ले रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से पहले वाला सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब या ml बोल सकते हैं कि C mole of electrolyte present in 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, मतलब 1 लीटर, लीटर में नहीं लिखा हमने ml, यहाँ किसी को डाउट नहीं है ना। तो सिंपल सा मोलरिटी क्या हुई जो अभी अभी पूछा था वही डेफिनेशन है, किसी मोल किसी इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो अगर 1 मोल अगर है, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन, अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब इतना सॉल्यूशन अगर है, इतना वॉल्यूम का, इतना सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम है तो 1 मोल अगर है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। तुम क्या बोले कि 5 मोलर का मीनिंग क्या होगा, 5 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 मोल 5 मोल 1 लीटर में, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 5/1000 या 1 लीटर, सॉरी 1000/5 होगा ना, यानी 1 मोल के बारे में अगर बात करें तो 200 ml के आसपास उसका वॉल्यूम है। तो अगर C मोल है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, तो अगर 1 मोल होगा तो उतना उसका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज, कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, बात एक ही नहीं है, यूनिट की वजह से पहचान में आता है, कहीं कहीं वो दोनों एक ही साथ लिख देता है तब यूनिट से समझ में आता है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, of this solution, of this solution, कंडक्टेंस बोले तो कंडक्टिविटी है, इज के का डेफिनेशन याद करो क्या होता है, कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, के का, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसकी कितना कैपेबिलिटी है करंट फ्लो करवाने का, नहीं है ना, कल लिखवाया था जो, उसका मीनिंग क्या निकला, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज के, ये होता है ना कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर में उसके पास कितना कैपेबिलिटी है उस करंट को फ्लो करवाने का, 1 सेंटीमीटर में उसके पास कितना कैपेबिलिटी है के। तो कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब, 1 मोल है ना, 1 मोल के द्वारा वॉल्यूम इतना अप्लाई करेगा, ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा 1000 के अपॉन C, होगा कि नहीं होगा। अब देखो क्या तुम निकाले, 1 मोल के द्वारा इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है और उतना वॉल्यूम के द्वारा इतना कंडक्टेंस है, यानी इतना कंडक्टिविटी है, इतना करंट फ्लो कराने की क्षमता है, और इसी को बोला जाता है कि पाई बोलो या मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाता है 1000 के अपॉन C। तो तुम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखोगे, ये हमारा फॉर्मूला है, मैं तुम्हें बता दिया ये फॉर्मूला कैसे आया, ये बार बार लिखने की तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला हम इससे बनाए,
यही हमारा फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1000 K/C। और मैं डायरेक्ट लिख दिया तो तुम बोलते कैसे लिख दिया, तो ये ऐसे हमने लिखा, क्या समझे? तुम डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी ऐसे निकाला 1000 K/C। C क्या है? कंसंट्रेशन। हम यहां पर लिखेंगे 1000 K/ मोलारिटी, यानी कंसंट्रेशन का जवाब हम क्या लिख देंगे? मोलारिटी। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? और यहां पर एम लिख देंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, अब वहीं पर ये लिख लिया होगा तुम लोग ना। अब यहीं पर अगर हम नॉर्मलिटी लिख दे तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये हो जाएगा 1000 K/नॉर्मलिटी। 1000 K/नॉर्मलिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम में आओ। मान लो उसके अंदर पूरा मोल डिसॉल्व, सोलुबिलिटी। यहां पर हम ये भी लिखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 K/S। S क्या है? सोलुबिलिटी। भूल गए क्या? S क्या है? KSP इक्वल टू क्या होता है? सोलुबिलिटी है, x का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं ये सोलुबिलिटी, यानी कितना उसका मोल सोलुबल। जब आएगा न्यूमेरिकल सब करवा देंगे आपको। अब मुझे बताओ मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या निकला? यहां से देखो, C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इतना 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो एक मोल का वॉल्यूम हमने पहले निकाला, एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 1000/C सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अब गए हम कंडक्टिविटी के पास। कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज K। कल यही डिफाइन किया था हमने ना, कंडक्टिविटी का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा कितना करंट फ्लो करवाने की क्षमता है, की है। तो इतना अगर वॉल्यूम है तो उसके पास क्षमता कितना हो जाएगा? 1000 K/C। अब ये यूनिट में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। यहाँ अक्सर क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही देता है, सॉरी यहाँ पर ml में ही देगा, इसलिए ml में लिखा हुआ है। ऐसा नॉर्मली अगर हम यूनिट में नहीं करें तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? K/C हो जाएगा 1000। जैसे तुम लिखते हो ना मोलारिटी इक्वल टू, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मली तो मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन इनटू 1000 बार हम लिखते हैं तो ये ml में रहता है, तो इसका ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हम क्या रख सकते हैं? मोलारिटी, इसको मोलर कंडक्टिविटी बोले। अगर हम कंसंट्रेशन की जगह पे नॉर्मलिटी रख दे, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ये सॉल्युबिलिटी है, इस बोले तो सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया ना? अब बताओ यूनिट क्या होगा? नीचे लिखो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा बोलो?
मीटर बोला है सेंटीमीटर। इसका यूनिट हो जाएगा K अपॉन C। K का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। और लीटर, लीटर को ऐसा करते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर मानते हैं जानबूझ के, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, यहाँ हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। और मोल पर लीटर, लीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर के पावर क्यूब लिखेंगे, माइनस क्यूब ना, माइनस क्यूब होगा ना। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ओम इनवर्स मोल सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? तो यूनिट देख, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा ना। अब देखो इसको ओम इनवर्स को हम क्या लिखते थे? सीमेंस। सीमेंस में अभी लिखता है, सीमेंस में हो जाएगा सेंटीमीटर का। तो दोनों यूनिट याद रखना, ज्यादा ये यूज करेगा तो याद रखना, इसमें यूनिट देख के पहचाना जाता है कि कौन कंडक्टिविटी है, कौन मोलर कंडक्टिविटी। कभी कभी देखो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस एक ही जैसा देता है, जी और के हम लाइक क्यों ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी है, जी है कि के। यूनिट देख के तब समझ में आता है कि जी है कि के। मैं पहले अलर्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी लिखा था कंडक्टेंस, था कंडक्टिविटी। यूनिट समझ में आ गया ना? यूनिट को रटना नहीं है, अगर भाई को दूसरे का निकालना है इससे भी निकाल, डाउट नहीं है। अब लिखो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होगा रिलेशन? ये क्या है? 1000 के अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये क्या बन गया? क्या मोलर कंडक्टिविटी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, एन फैक्टर इनटू मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको याद रखना, इसको न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स करा नहीं रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया? मोल इनटू एन फैक्टर, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और 1000 की अपन मोलरिटी क्या बन गया? इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी। और ये एक फैक्टर नीचे मोलर, अगर ये दिया है तो ये निकाल देंगे, ये दिया तो निकाल देंगे। अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे इक्विवेलेंट में मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इतना दिया हुआ इसका एन फैक्टर ये है तो मोलर कंडक्टिविटी बताओ। ठीक है, ये हो गया ना मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एक मोल के द्वारा कितना कंडक्टिविटी फ्लो किया जा रहा है, कितना करंट को फ्लो करने की कैपेबिलिटी है, उसको वॉल्यूम से निकाल के निकाला गया। नेक्स्ट लिखना सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल बी। तो लिख लेना बी, सेल कांस्टेंट इज बी। तो ये नॉर्मल सेल कांस्टेंट होता है बी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू होता है एल अपॉन ए, बी इक्वल टू होता है एल अपॉन ए।
इसका मतलब ये होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब लिखना मत, ये दोनों रॉड के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस L और डिवाइड बाय इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सेल कांस्टेंट क्या है? सेल कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। लिखो, सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, it is represented by B, it is represented by B, ठीक है। अब इसका यूनिट के बारे में क्या बोलेंगे? अब ऐसा नहीं है एक रॉड 5 मीटर पे तो दूसरा रॉड 10 मीटर पे है, तो मीटर में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है ऐसा नहीं कि एक रॉड 10 मीटर पे रखा हुआ है, एक कैथोड एनोड इतना दूर पे रखा हुआ है, सेंटीमीटर में बोलेंगे, या सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स, लिख लेना, यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। बी और कुछ नहीं है, क्या है? सॉरी, बी क्या है? L अपॉन A, दोनों का बीच का लेंथ कितना दूर पे है और क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, मान लो ऐसे क्वेश्चन में देगा, आगे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन है और सेम रॉड को उठा के दूसरे सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया, सेम रॉड को सेम कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो ध्यान रखना, ऐसे जब क्वेश्चन बोलेगा, मान लो इसके अंदर सॉल्यूशन है CuSO4 का, CuSO4 का सॉल्यूशन है और इसी सेम रॉड को बोलेगा कि सेम सेल, ऐसे वर्ड यूज करेगा, सेम सेल। जब सेम सेल बोलेगा कि NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया, तो बताओ क्या चेंज नहीं होगा? सेल कांस्टेंट उसका चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही है, उसको सॉल्यूशन से क्या लेना देना है? कितना कंसंट्रेशन है कितना नहीं, उसको क्या लेना देना है? जब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो दोनों सॉल्यूशन का क्या सेम रहेगा? P, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। तो हाँ, दोनों का हम B निकाल के इक्वल करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो लिख लो, when same cell will be used for different solution, when same cell will be used or different solution, when same cell will be used for different solution, when same cell will be used for different solution, then their cell constant will be same, then their cell constant will be same, सेल कांस्टेंट उसका सेम रहेगा। याद रखना, जब जब क्वेश्चन में यूज करें कि सॉल्यूशन को निकाल के सेम सेल को निकाल के इस सॉल्यूशन में डिप किया गया, मतलब बी सेम है उसका सेल को। अब एक बी का एक और फार्मूला होता है, ये तो हमने फार्मूला ऐसे बताया, बी इक्वल टू और होता है किया, बी इक्वल टू होता है किया। अब चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअल में बी क्या है? बी इक्वल टू क्या है? L अपॉन A। अब बी इक्वल टू हमने लिखा किया, अब देखते हैं कि सही प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। के क्या होता है? R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो इक्वल टू R A अपॉन L, G के इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो मतलब L अपॉन R के। अब यहाँ के का वैल्यू रख देंगे, तो L अपॉन R A, के का वैल्यू हमने रख दिया, इनटू क्या है? R, ये R से R क्या हो जाएगा? क्या बच गया? L अपॉन A। कहने का मतलब ये है कि तुम जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे
कि सेल कांस्टेंट दोनों सॉल्यूशन का सेम है और लेंथ वगैरह नहीं दिया जाएगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस तुमसे नहीं दिया जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया जाएगा, रेजिस्टेंस के बारे में बात किया जाएगा, कंडक्टिविटी के बारे में बात किया जाएगा, तब तुम सेल कांस्टेंट कैसे बराबर करोगे? उस केस में तुम सेल कांस्टेंट B इक्वल टू क्या करोगे? KR यूज करोगे, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं लेंथ और एरिया ही दे, तो तुमसे क्या दे देगा? कंडक्टिविटी दे देगा और रेजिस्टेंस दे देगा। तुम क्वेश्चन में ढूंढते रह जाओगे, सर ने बोला था कि लेंथ और एरिया चाहिए और लेंथ और एरिया का डिस्कशन ही नहीं, लेकिन उस केस में B कैसे निकलेगा? KR से। प्रूफ भी हो रहा है कि नहीं आ रहा है, तो B इक्वल टू होता है KR। तो इस फार्मूले से ज्यादा यूज ये फार्मूला होता है। अब इसका हमें कंडक्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो इसका B इक्वल टू KR निकाल लेंगे और इसका सेल कांस्टेंट बराबर होगा, इसको कुछ नहीं। अब मान लो इसका B आ गया हमारा, B इक्वल टू KR हमने निकाल दिया, मान लो 50 आ गया, 50 आ गया। अब इसका हमने B निकाला, B इसका B हमने यहाँ से निकाला, इसका B तो सेम होगा, सेम सेल है, इसका 50। अब इसमें से कोई एक वैल्यू दिया है, K दिया है तो R नहीं दिया, R दिया तो K, इसमें से निकाल देंगे कोई, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा तुमसे। यहाँ से B उठा के इसमें पुट करेंगे और इसमें से K और R अननोन होगा, एक दिया होगा दूसरा पूछ लेगा, दूसरा दिया और नए न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे? न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आज बनवा नहीं रहे, पढ़ा रहे इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आएगा तो इस टाइप से दिमाग लगाना है। चलो, तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अब लिखो, अब फिर से स्टेटमेंट लिखो, why does conductivity of अब एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा दिया हमने, why does conductivity of लॉजिकल बात करता है, why does conductivity of solution decrease when diluted? अब यहां से सब लॉजिकल बात होगा, टर्मिनोलॉजी खत्म। अब यहां से हमें लॉजिकल बात करना होगा, टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया। हेलो, क्या हो गया? तो यहां से क्या लिखे? Why does conductivity of solution decrease when? क्यों होता बोलो? कंडक्टिविटी पानी मिलाने से क्यों कम होने लगता है? वॉल्यूम बढ़ता है तो पर यूनिट वॉल्यूम में ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतना। ये कल बताया था, समझाया था ये, तो लिख लो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, पर यूनिट वॉल्यूम में डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर, सर क्लास में थोड़ी देर में फोन करता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 1000 K/C, क्या मोलरिटी या C लिखो। अब मुझे बताओ कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से, कंसंट्रेशन ऐसे घटाओ पहले, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से, डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? पानी मिलाना, डाइल्यूट करना। कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगा? जब हम डाइल्यूट करें, तभी ना कम होगा। जब ये कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने लग गया। इसमें उसके उल्टा है, इसमें क्या है? उल्टा है। यहाँ पर कंसंट्रेशन कम, डाइल्यूट करने से बढ़ता है। अब इसका मीनिंग समझो,
मान लो ये ऐसे नॉर्मल मीनिंग समझा रहा हूं मैं, ये रूम है और रूम में सामान रखा हुआ है और इधर से उधर कैरी करता है। रूम छोटा सा है, इसमें लोग इधर से उधर सामान लेके जा रहे हैं। अब क्या है, इसी रूम को बड़ा करो, सामान उतना ही है, पर्सन उतना ही है, रूम बड़ा करो। रूम बड़ा करोगे तो जो इनके पास सामान कैरी करने का जो स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी कैरी करेगा। यहाँ स्पेस कम था इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रहा था कैरी करने, लेकिन अब स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये आसानी से कैरी कर। तो कैरी करने के लिए हमें दो चीजें देख रहे हैं। एक तो हम इससे पहले क्या देख रहे थे कि जो कैरी करने वाला उसकी संख्या ज्यादा है कम है। अब यहां हम देख रहे हैं स्पेस ज्यादा है कि नहीं है, आदमी उतना ही है। यानी डाइल्यूट कर रहे हो तुम जब, तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस को कोई लेना देना नहीं। जब तुम पानी मिला रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी को नंबर ऑफ आयंस से कोई लेना देना नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी को स्पेस से मतलब है, स्पेस मिला कि नहीं मिला उसको। तो मोलर कंडक्टिविटी जो कंडक्टिविटी है उसमें नंबर ऑफ आयंस देखा जाता है और इसमें देखा जाता है स्पेस है कि नहीं। इसको नंबर ऑफ आयंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको स्पेस चाहिए। तो जब तुम कंसंट्रेशन इतना था, कंसंट्रेशन कम था इतना, अब यहां पर हमने वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा दिया। अब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ स्पेस देखा जाता है और वहां नंबर ऑफ आयंस देखा जाता है पर यूनिट वॉल्यूम में। सेकेंडली को ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी विल बी क्या समझना है, क्या लिखे, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी विल बी, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। तो इसमें रीजन वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्यान रखना, इसको लिख लो। डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, समझ में आ गया। तो कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने से घटेगा और ये दोनों का रीजन समझ में आया। रीजन मतलब ऐसे नॉर्मल मीनिंग, उसको नंबर ऑफ आयन से मतलब है, इसको स्पेस से मतलब जगह ज्यादा चाहिए इसको आयंस को घुमाने के लिए। तुम्हें मान लो घूमना है तो स्पेस कम में घूमोगे कि ज्यादा में घूमोगे, ज्यादा में तुम्हारा इधर से उधर आना जाना ज्यादा लगा रहेगा। हाँ, तो एक मोल के द्वारा ना, एक मोल के द्वारा आयंस हमेशा फिक्स होगा ना, उसके अंदर स्पेस एक मोल है, तो एक मोल के द्वारा बताया गया है। अब जब तुम्हें फिक्स कर दिया गया, जैसे हमने यहाँ पर क्या बोला कि कैरी करने वाला आदमी की जो पर्सन है उसकी संख्या फिक्स है, स्पेस बढ़ा दिया हमने। तो मान लो एक मोल के द्वारा बोलो तो हम एक ही मोल के द्वारा ले रहे हैं,
लेकिन 1 मोल पहले इतना में इधर से उधर जा रहा था, अब इतना में इधर से उधर जा रहा है। स्पेस किसको मिला जाता है? नहीं समझ में आया? मोल उतना ही है, इसीलिए तो बोला पर्सन उतना ही है। हमें यहाँ नंबर ऑफ पर्सन से कोई लेना देना नहीं है कि घट गया कि बढ़ गया, मतलब उतना ही है, एक मोल, एक ही मोल। समझ में आ गया ना? डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट लिखना, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ से मोलर टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे लॉजिकल। नेक्स्ट लिखना, क्वेश्चन के साथ ही बोलते हैं। हाउ डज द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, हाउ डज द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, हाउ डज द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte how does variation in molar conductivity of an electrolyte with concentration differ for strong and weak electrolyte, differ for strong and weak electrolyte। अब यहां से कहानी स्टार्ट, सब बोला नहीं मैं लॉजिकल स्टार्ट होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे बट अभी लॉजिकल सब आज क्लियर कर लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, दो बातें तो दिमाग में आ गया कि डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी घटेगा और डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, वो उतना खत्म हो गया बात। अब यहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कब चले आए। अब मान लो जिस स्वरूप को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद स्ट्रॉन्ग का क्या कितना करेगा, वीक कितना करेगा। तो यहाँ पर हम वेरिएशन देख रहे हैं अब मोलर कंडक्टिविटी के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें लिखना पहले with dilution molar conductivity of a strong and weak electrolyte, increase, तो तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या डाइल्यूट करने से स्ट्रॉन्ग का बढ़ेगा वीक का ही बढ़ेगा, हाँ दोनों का बढ़ेगा, दोनों का इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन, total number of ions on dilution increase, total number of ions on dilution increase as the degree of dissociation increase, स्ट्रॉन्ग का तो बात अलग है, वीक जो है पार्शियल ब्रेक होता है। तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, पानी मिलाने से क्या होता है, उसमें फूटने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, अल्फा बढ़ता है ना, डिसोसिएट होने का कैपेबिलिटी बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम पानी मिलाएंगे वैसे वैसे वीक वाला क्या होगा, तो उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज रिजल्ट इन इंक्रीज इन मोलर conductivity, result in increase in molar conductivity, result in increase in molar conductivity,
this is because this is because this is because molar conductivity is the conductance. This is because molar conductivity is the conductance. This is because molar conductivity is the conductance of all the ions produced. Molar conductivity is the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte. From 1 mole of electrolyte. क्या समझे इस बात से? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से आयंस की संख्या देखा जा रहा है। हमने स्पेस के बारे में बात किया था, उस समझाने के लिए पूरा था। अब मान लो सबका सब्सटेंस ले लो, सबका 1 मोल ले लो, एक बारे में डाल, क्या सबका डिसोसिएट होने का रेट एक ही जैसा होगा? हो सकता है 1 मोल में आयंस की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, तो ज्यादा टूटे। मालूम है ना ये निकालने का तरीका, पॉइंट ऑफ फैक्टर निकाल देते। 1 मोल लोगे तो कोई ज्यादा टूटेगा, कोई कम टूटेगा, टूटेगा ना। यानी 1 मोल में कौन कितना टूट रहा है वो डिपेंड कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी। एक्चुअल में ये है, हमने स्पेस पे समझाया, एक्चुअल में ये है कि जो लास्ट लाइन में लिखा भी इसने, दिस इज बिकॉज़ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी पानी मिलाओगे तो 1 मोल सब्सटेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा नंबर ऑफ आयंस अलग अलग होगा। हो सकता है किसी का अल्फा ज्यादा हो, किसी का अल्फा कम हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका ज्यादा हो, 1 मोल में आयंस ज्यादा हो। मान लो क्लास में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, 50-50 स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट तो सब में बराबर है, 50-50 ही है, मतलब 1-1 मोल ही है सबके लिए मान लो, लेकिन पास होने की कैपेबिलिटी क्या है, अलग अलग है। हर क्लासेस के पास होने की कैपेबिलिटी अलग अलग है। 1 मोल के द्वारा डिसोसिएट होने की संख्या ज्यादा है कम। जब पानी मिलाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि 1 मोल के द्वारा डिसोसिएट होने का कैपेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और ना नेक्स्ट स्टेटमेंट लॉजिकल है सारे। नेक्स्ट लिखना, the behavior of molar conductivity of a strong electrolyte, the behavior of molar conductivity of a strong electrolyte, the behavior of molar conductivity of a strong electrolyte towards dilution, towards dilution increased rapidly, increased rapidly. Behavior of molar conductivity of strong electrode towards dilution increased rapidly where स्पेस तो है ही, मान के चलो वो है, वो समझाने के लिए where weak electrolyte not increase rapidly, not increase rapidly, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन रैपिडली तेजी से नहीं बढ़। नीचे लिखना, with dilution molar conductivity of weak electrolyte, with dilution molar conductivity of weak electrolyte also increase पूरे सब लगाओ, also increase। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, in the solution
strong electrolyte having concentration between 0.001 molar and 0.001 molar, 30 है strong electrolyte having concentration 0.001 molar and 0.001 molar. The molar conductivity approach to the limit value lambda naught. lambda नहीं लिखना, lambda naught अभी समझाता हूं क्या है lambda naught, अभी बताता हूं क्या है। अब ये ग्राफ बनाए, अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं है। पहला चीज ये है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी अगर हम डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, पानी मिलाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। रीजन दिमाग में ऐसा रखना है, स्पेस के बारे में, स्पेस जो है बढ़ जाता है। अब दूसरा दिमाग में ये रखना है कि जब पानी मिलाया जाए थोड़ा सा, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कलेक्ट करो। अब बात करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन तुम माइनिंग में पढ़े होगे कि पानी मिलाने से ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इंक्रीज, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी पानी मिलाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू, भूल गए क्या, रूट अंडर k अपॉन c। ये कम होगा तो ज्यादा होगा, तो मतलब पानी मिलाने से अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा ना। यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के लिए पानी मिलाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, हाँ तो दोनों में आयंस नहीं बढ़ रहा है। मतलब अब देखो हर जगह 100 बोला जाता है, ऐसा नहीं कि 100 ही होता है। तुम कई बार सॉल्यूशन में पढ़े क्वेश्चन बनाया हो NaCl का, उसका भी परसेंटेज दिया जा रहा है, डिपेंड कर रहा है कितना पानी उसमें कितना नहीं है। मान के चलना उतना यूज करके चलना है, पानी मिलाने से टूटने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बस इतना जाना। कोई चीज 100 है कि नहीं है हमें मालूम नहीं, 100 दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 है तो लिमिट वैल्यू वो अब टूट गया, कितना भी पानी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी बात करेंगे अभी। जब पूरा टूट गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, टूट गया तो टूट गया, मैक्सिमम है, ठीक है, उसके बारे में अभी लिमिट वाला बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों में पानी मिला दोगे, तो पानी मिलाओगे तो क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एक मोल में टूटने वाले की संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका रीजन ये है, समझ में आया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने की जो टेंडेंसी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों का टेंडेंसी अलग अलग है। हो सकता है कि 1 लीटर पानी मिलाया जाए स्ट्रॉन्ग में, उसका रैपिडली बढ़ रहा है, लेकिन वीक में रैपिडली नहीं बढ़ रहा। तो स्ट्रॉन्ग में मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत तेजी से भागेगा, लेकिन वीक में तेजी से नहीं भाग रहा, भागेगा लेकिन तेजी से नहीं भागेगा। समझ में आया। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ने की टेंडेंसी क्या है, अलग अलग है। दोनों का टेंडेंसी यानी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने की टेंडेंसी एक जैसा नहीं है। अब आगे लिखो लिमिट वैल्यू क्या है, आगे बताते हैं।
अब ध्यान देना, मान लो तुम पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, इतना पानी मिला दिए कि समुद्र के बराबर पानी आ गया, वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि तुम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइट लेके जाके समुद्र के पानी में डाल दी, वॉल्यूम इनफाइनाइट। वॉल्यूम इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? C इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी मोलारिटी इक्वल। अगर मान लो तुम वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 0। तो यहां से दो वर्ड बार बार लिखता है, या तो वो लिखता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखता है, या कंसंट्रेशन 0 लिखता है, दोनों बात लिखता है। और दोनों का तो मीनिंग एक ही हुआ ना, तुम इनफाइनाइट वॉल्यूम बोलो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, या कंसंट्रेशन 0 बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है कि नहीं है? अब मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले जाके और समुद्र में डाल दो, तो वो भी कैसा ट्रीट होने लगेगा? स्ट्रॉन्ग भी जैसा। वो भी कैसा ट्रीट होने लगेगा? स्ट्रॉन्ग। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे लिखो, the variation of molar conductivity, the variation of molar conductivity of a strong electrolyte, the variation of molar conductivity of a strong electrolyte can be calculated by Debye-Huckel equation. Can be calculated by Debye-Huckel equation. यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टिविटी जानने के लिए एक नया इक्वेशन हमें दे दिया डिबाई ने, डिबाई-हक्कल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी 0। 0 कहने का मतलब क्या हुआ? 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब 0 लिखा जाएगा तो ये हमें समझना है। माइनस A√C कंसंट्रेशन। हमें बस इक्वेशन ही जाना, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा। इस इक्वेशन के रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये इक्वेशन क्या है, पहले तो दिमाग में आना चाहिए इक्वेशन क्या है। तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रहा है। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जब वेरी कर रहा है तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाया गया और देखा गया कि उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या है किसी कंसंट्रेशन पे। और ये वो वाला मोलर कंडक्टिविटी है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। क्या समझ में आया? मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जब डिपेंड करता है तो कैसे करता है, उसके लिए एक इक्वेशन दे दिया गया कि देखो ऐसे करता है। तो मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे, और ये मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो तो दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी at infinite dimension, molar conductivity at infinite dimension। और ये वो वाला मोलर कंडक्टिविटी है जिस कंसंट्रेशन से पूछा जाता है। और ए को बोला जाता है डिबाई-हक्कल्स कांस्टेंट। ए इज डिबाई-हक्कल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू पूछ लेगा, जिसका वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन, बस यही पूछेगा। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, बस इसके रिगार्डिंग ज्यादा ज्यादा ये इक्वेशन पूछा जा सकता है, नहीं कि न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता। डिपेंड अपॉन
डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मालूम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये दो बातों पे डिपेंड करता है। तो ये पूछ लेगा कि व्हाट इज ए, ए इज Debye-Hubble's constant which value depend upon temperature and dielectric constant of solvent, और this one is molar conductivity of at infinite dilution and dielectric constant लेवल पे पढ़ा है। पानी का कितना होता है 80। मान लो कोई NaCl को तुम डालते हो, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स में पढ़ोगे, तो जब NaCl को डालते हो तो ये वाटर है, वाटर क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है, उड़ता है इसको, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, Na+ और Cl- बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए फोर्स लगाता है, और बॉन्ड तोड़ता है, पानी में जाने के बाद कोई ना कोई इसको फोर्स लगाया तभी ना टूटा होगा ये, या अपने आप टूट गया होगा, ये पानी इसको तोड़ा होगा, तो तोड़ा होगा जो ये फोर्स लगाता है इसको तोड़ने के लिए। अब हमें इसको तोड़ना, अपने आप थोड़ा टूट जाएगा जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। पानी के अंदर जब NaCl जाता है तो पानी इसके ऊपर फोर्स लगाता है, अभी जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, मोटा मोटा बता दिया, समझ गया, तोड़ने की क्षमता। इसीलिए पानी के अंदर तुम जानते हो कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, 80-83 के आसपास होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अब ध्यान देना, अगर C कंसंट्रेशन अगर 0 हो गया, बोले तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन 0 हो गया, उस केस में मोलर कंडक्टिविटी, या m लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी उस केस में मैक्सिमम होगा, यानी कंसंट्रेशन तुम इनफाइनाइट कर दोगे तो देखो मोलर कंडक्टिविटी में से ये वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू में से ये माइनस हो रहा है, जब ये 0 हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी तुम पानी मिलाते गए कंडक्टिविटी बढ़ता गया, पानी मिलाते गए कंडक्टिविटी बढ़ता गया, पानी मिलाते गए कंडक्टिविटी बढ़ता गया, अब आगे नहीं बोलेंगे, अब इतना पानी मिला दिए कि पानी हो गया इनफाइनाइट, उस केस में कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो लिख लो इस पॉइंट को डाल के कि व्हेन वॉल्यूम इज इनफाइनाइट, इन दैट केस मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, उस केस में मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसी भी केस में नहीं हो सकता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी किसके रिगार्डिंग, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। तो वीक का घटने और बढ़ने का तरीका पानी मिलाने के साथ अलग अलग है, उसको हम इस ग्राफ इस इक्वेशन के द्वारा नहीं ला सकते, उसका चेंज होने का तरीका अलग है, जबकि स्ट्रॉन्ग का चेंज होने का तरीका अलग है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम Debye-Hubble's इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग के लिए भी बात किया गया है, पानी मिलाते गए चाहे वो 100% टूट क्यों ना जाए, पानी मिलाओगे तो और उसका बढ़ेगा, पानी मिलाते गए इनफाइनाइट जब करोगे तो इस केस में सबसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, और ग्राफ से मतलब ये इसके रिगार्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो Debye-Hubble's इक्वेशन के द्वारा ग्राफ बनाया गया, तो ग्राफ ये y = c बना ही बनेगा, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, और ये मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर मैक्सिमम 0, ये 0 लिखने का मतलब ये मत समझना कि 0 है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये मोलर कंडक्टिविटी ऐसे ग्राफ बनाया जाता है, यहाँ पर वो कंडक्ट c है, जब y = c पे हो जाएगा ना, y = c आएगा, क्या आएगा, √c है, और ये है। इस केस में ये जो ग्राफ होता है स्ट्रॉन्ग के लिए होता है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। लेकिन वही जब तुम ग्राफ वीक के लिए बनाओगे, प्लॉट करोगे इस पर यानी इक्वेशन के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा नहीं, इस पर एनालिसिस करके अगर पुट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा आता है। मत करना तो ऐसे, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक तो इसमें इक्वेशन पूछ लेता है कि जब हम इक्वेशन ग्राफ बनाते हैं मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन के बीच में, तो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट होता है। जबकि इसका क्या होता है? कर्व। और ये कर्व कैसे है? एनालिसिस के द्वारा। ग्राफ मतलब प्लॉट नहीं किया है, वैल्यू आया होगा, पुट किया गया होगा, वैल्यू आया होगा, क्या होगा। lambda is not value, रूट अंडर सी इसलिए लिया गया किसी कंसंट्रेशन पे, जो रूट अंडर सी है ना वो किसी कंसंट्रेशन पे बात कर रहा है। lambda इक्वल टू lambda नॉट ए रूट अंडर सी, ये किसी कंसंट्रेशन पे पानी मिला था। हमेशा हर बार इनफाइनाइट पानी को वाटर नहीं मिला होता, मैक्सिमम केस बताया। पानी मिला है तो इसका क्या होगा, फिर और पानी मिला है अब क्या होगा, पानी मिला है अब क्या होगा, पानी मिला है अब क्या होगा। यानी हर बार 1 लीटर मिलाया जाएगा और हर बार तुम उसकी कंडक्टिविटी चेक कर रहे हो। रूट अंडर सी क्यों आ गया है? अब ये इक्वेशन के द्वारा है। अब हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सी ही क्यों होना चाहिए था। रूट अंडर ये डीबाई-हकल्स इक्वेशन ही है, हो सकता है वो एनालिसिस किया होगा और रूट अंडर सी के बराबर आया। तो ये इक्वेशन हम ये नहीं बोल सकते कि रूट अंडर सी क्यों आया, सी क्यों नहीं आया। ठीक है, ये तो इक्वेशन वो लैब में प्रैक्टिकल किया होगा तब उसको एनालिसिस आया होगा तब। अब तुम 10th में कई बार फ्रीक्वेंसी में ये जो मोस्ले का इक्वेशन है उसमें रूट अंडर फ्रीक्वेंसी आता था ना जेड में, तब रूट अंडर फ्रीक्वेंसी क्यों आता? वो एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ में एक क्वेश्चन ये पूछे यार, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रेट होता है और वीक के लिए क्या होता है? कर्व होता है। अब ये कंसंट्रेशन मान लो 0 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन 0 का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस केस में कंडक्टिविटी क्या होगी? मैक्सिमम है, कंडक्टिविटी मैक्सिमम। इसको भी अप्रोच कर देना इधर, इसको भी थोड़ा सा 0 की तरफ अप्रोच, मतलब मैक्सिमम की तरफ अप्रोच कर। इसमें आगे लिखना, आगे लिखो लेम्डा लेम्डा इनफाइनाइट पे नहीं है, ये जो लेम्डा है ये इनफाइनाइट पे, ये तो किसी कंसंट्रेशन पर है। लेम्डा इक्वल टू ए रूट अंडर, ये तो तुम 2 लीटर पानी मिलाए तो इसका वैल्यू निकाल, 3 लीटर पानी मिलाए इसका वैल्यू निकाल, हमें निकालना नहीं है, एनालिसिस करना है। ये वैल्यू दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, ये मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। 5 लीटर पानी मिला है तो वैल्यू बताओ, 10 लीटर पानी मिला है तो वैल्यू बताओ, ये वैल्यू बता। कंसंट्रेशन इतना कम, 5 लीटर पानी मिलाओगे इधर भागेगा कंसंट्रेशन, और पानी मिलाओगे इधर भागेगा, तो वो वैल्यू बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन कम होते होते वैल्यू बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट पे चला जाएगा। मतलब अगर कंसंट्रेशन 0 हो गया तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा, तो दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। लिख लेना इसको भी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। क्या क्या अभी तक समझ में आया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी मिलाने का वेरिएशन क्या होगा? अलग अलग होगा, उनका चेंज होने का तरीका क्या है? अलग अलग, दोनों तो इंक्रीज होगा लेकिन तरीके अलग अलग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा डीबाई-हकल्स समझा, उन्होंने एनालिसिस किया होगा स्ट्रॉन्ग के लिए और अपना एक इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन है, ये किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी है, पानी मिलाते जाओगे कंडक्टिविटी दिखाता जाएगा, देखो पानी मिला इतना तो कंडक्टिविटी इतना है, पानी मिला है तो ये आ रहा है बार बार
ये लेमडा एम है और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। पानी मिलाते गए ये आया, पानी मिलाते गए ये आया। दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, लिख लिए। और दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution. This one is concentration. A is Debye-Huckel's constant. It depend upon temperature and dielectric constant. Clear? सब वैल्यू दोनों बराबर होगा जब कंसंट्रेशन जीरो। ये बढ़ते 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 ये तब बराबर हो जाएगा जब ये इनफाइनाइट ये जीरो हो जाए, और ये जीरो होने के लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन करना पड़ेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है y = +c पे बना लेंगे, लेकिन वीक के लिए नहीं है। ये किसके लिए एनालिसिस है? स्ट्रॉन्ग के लिए। डिबाई-हकल्स इक्वेशन स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए दूसरा आएगा। कौन आएगा? कोहेरेंस लॉ। वीक के लिए आएगा कोहेरेंस लॉ, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं। ये स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए आएगा कोहेरेंस लॉ, आगे आएगा। इसके बाद ही है सिलेबस में कोहेरेंस लॉ पढ़ती है। क्या ये बातें समझ में आई? इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, इसमें लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन आते हैं कि डिबाई-हकल्स क्या है, किसका स्ट्रेट आता है, किसका कर्व आता है, ये किसके लिए डिफाइंड है, इनफाइनाइट कब मैक्सिमम होगा। तो पानी मिलाते जाओगे, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा उस केस में कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। बात हो गई क्लियर? लिखो इसको पहले। तो ऐसे लिखना लैम्डा नॉट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में लैम्डा नॉट is the molar conductivity at zero concentration. Lambda naught is the molar conductivity at zero concentration. Lambda naught is the molar conductivity at zero concentration or at infinite dilution. Or at infinite dilution. The infinite dilution means the solution is so diluted. The solution is so dilute. The solution is so dilute that further dilution does not increase. That further dilution does not increase the molar conductivity. और पढ़ते हुए चलना क्या लिख रहे हो? Further dilution does not increase the molar conductivity. यानी पानी मिलाते गए इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए, उस केस में मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा। ग्राफ भी बता रहा है। क्लियर? उससे ज्यादा नहीं हो सकता है तो अभी मिले। आगे लिखना in such a solution the ions are far apart, far apart, APART. The solution are far apart and does not interact with one another. वो एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि वो कभी मिल ही नहीं पाते। आगे लिखना the lambda naught value of a strong electrolyte can be obtained by extrapolating extrapolating linear part of lambda versus root under c graph. Lambda versus root under c graph to zero concentration. आते गया कहां तक आया? जीरो कंसंट्रेशन।
फुल स्टॉप डाल के लिखो however this method cannot be used for weak electrolyte. However, this method is cannot be used for weak electrolyte because lambda versus root under c curve does not approach linearly. नेक्स्ट डाल के लिखना lambda not value of weak electrolyte can be calculated by कोहेरेंस लॉ. अब डिवाई के बाद एक नया आया है कोहेरेंस लॉ. क्या लिखा हुआ है KOH LRAQSCH कोहेरेंस लॉ. तो हमें इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, लॉजिकल चीजें चाहिए. अब क्या क्या समझ में आया? मोलर कंडक्टिविटी पानी मिलाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है क्लियर हो गया. स्ट्रॉन्ग के लिए वीक के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, वेरिएशन अलग होता है. स्ट्रॉन्ग के लिए डी वाई हकल ने बताया, इक्वेशन दिया. इसमें मोलर कंडक्टिविटी रेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, पानी इनफाइनाइट मिला दिए उसमें मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा. ये किसी भी कंसंट्रेशन पे है, कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा. हालांकि न्यूमेरिकल लाइन पूछता है. कंसंट्रेशन कम होता गया, कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ता गया. जब कंसंट्रेशन अप्रोच किया जीरो को, कंडक्टिविटी क्या हो गया मैक्सिमम, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब ये जीरो होगा. क्लियर हो गया. वीक के लिए क्या आता है कर्व, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व क्या आता है? कर्व टाइप का आता है, लीनियर नहीं आता है. स्ट्रॉन्ग के लिए क्या आता है? लीनियर. तो ये केवल हम स्ट्रॉन्ग के लिए बातें करते हैं, मतलब निकालते हैं. तो अभी स्टेटमेंट में दिया, ध्यान रखना डी वाई हकल इक्वेशन ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए. वीक के लिए कौन सा होगा? कोहेरेंस लॉ, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं. समझ में आ गया ना? चलो अब हेडिंग डालो, कोहेरेंस लॉ ऑफ independent migration of ions. Coherence law of independent migration of ions. ये बातें समझ में आ रही है ना? ये लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, इस लॉ को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, कोहेरेंस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? कोहेरेंस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब डाइल्यूशन किया जाएगा तो उसका कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज होगा ये बताया जाएगा. कल हम इसको टीच करेंगे. तो कल आधे टाइम में टीच हो जाएगा और आधे टाइम में हम न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे. तो आपसे होमवर्क में ये है कि लेवल 1 और 2 में इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इसका भी क्वेश्चन बनाना कंडक्टेंस का. फैराडे लॉ बना लिए ना, तो फैराडे लॉ बना के फैराडे लॉ तो हो ही गया है. आज बनाना कंडक्टेंस का. नहीं बनेगा तो मैं क्लास में बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एक भी नहीं कराया, क्योंकि कोहेरेंस कल पढ़ाने के बाद ही न्यूमेरिकल्स करेंगे. तुम लोग का सिलेबस कहां तक आ रहा है? कोहेरेंस लॉ और उसका एप्लीकेशन तक आ रहा है. कल एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा. कोहेरेंस और उसका एप्लीकेशन कल एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा. अभी तक बोलो क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया.